एक ऐसा कवि जो दर्द गाता है, देश की उस ओज को गाता है, जहाँ कहीं न कहीं देश की अस्मिता की बात आती हो, तब अपने शब्दों से उस अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हो। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वह कवि जो अपने देश के दर्द को गाते-गाते देश और विदेश के बीच में ये भी बताता हो कि नहीं, मेरा हिंदुस्तान वो वक़्त रखता है, वो जगह रखता है, जो कहीं न कहीं विश्व गुरु बनने की कड़ी में हो। नमस्कार विनीत जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए कवि बनना? देखिए, पारिवारिक परंपरा में बनते हैं तो मेरी बहन भी कवित्री होती है और मेरे भाई भी कवि होते हैं, है ना। ये बात ठीक है कि मेरे डीएनए में है, उसको मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी कलाकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है, तराशा जा सकता है उसको जी। लेकिन ये मूल गुण उसके अंदर ईश्वर दे करके भेजता है। फिर यदि उसको उस बीज को ठीक ठीक मिट्टी मिल जाती है तो वो ठीक ठीक पनप जाता है। क्योंकि पिताश्री बलबीर सिंह जी करुण, आप जानते हैं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं और बड़े साहित्यकारों के साथ उन्होंने दिनकर जी के साथ काव्य पाठ किया लाल किले से मुझसे पहले। तो वो सब वातावरण मुझे मिला। फिर जैसा अनगढ़ पत्थर में था, थोड़ा बहुत उसको तराशने में उनकी भूमिका परिवार की रही। फिर आप जैसे अच्छे दोस्त मिलते गए, सिलसिला बढ़ गया। ओ जी क्यों, श्रृंगार क्यों नहीं, हास्य क्यों नहीं? हाँ, ये बात कही जा सकती है। एक तो पहला कारण तो यही है कि मैं घर में वातावरण, चूंकि पिताश्री वैसे ही थे। दूसरा, उन दिनों मैं संघ की शाखा में जाता था और संघ की शाखा का मतलब हो गया कि देशभक्ति आपको घुट्टी में पिला दी गई है। तो उस समय ये लगता था नहीं, श्रृंगार का क्या मतलब है, ये तो बहुत बेकार बात है, हास्य ये तो बहुत बेकार। ये तो आज हम जब मंच पर आए तो मुझे लगा नहीं, 9 रसों में से वो भी सम्माननीय है, ये भी रस है। लेकिन उस समय लगता था कि देशभक्ति से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। देशभक्ति सर्वोपरि है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता मैं। लेकिन ये 2 कारण रहे मेरे कि उस समय मैं देशभक्ति के संपूर्ण वातावरण में था, इसलिए फिर ये विषय चुना। हाँ, यूँ लिखे मैंने, गीत भी लिखे, हास्य कविताएं भी लिखी आरंभ में। लेकिन बाद में फिर जैसा कि क्रिकेट में होता है कि बॉलर हर काम करता है, बैट्समैन भी होता है, फील्डिंग भी करता है, बाद में उसका तय हो जाता है कि ये बैटिंग करेगा या विकेट कीपिंग करेगा। तो मेरे हिस्से में वीर रस आ गया। सबसे पहली कविता और कौन से साल में आपको लगता है कि उस टाइम में परफेक्ट तरीके से आपने अपना काव्य पाठ किया होगा, मंचन किया होगा? एग्जैक्ट बताना तो संभव नहीं है। हाँ, मैं लगभग 85 में मंचों पे आ गया था। अरे वाह। और उसका एक बड़ा सुखद वाकया है। दरअसल में उस समय लगभग वीडियो आया था। शादियों में वीडियो बनना बड़ा ही लगता है यार, वो बड़ी वाली कैसेट्स वाला, वैसे कैसेट आती थी। हाँ। टीवी पे अपने आप को देखना बड़ा अच्छा। तो अलवर में पिताजी ने एक छोटा सा मिनी कवि सम्मेलन किया और उसमें कहा पहली बार हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी। तो उसमें हमारे एक कवि हैं गोपीनाथ उपेक्षित जी, उनको आना था तो वो नहीं आए। तो पिताजी कहने लगे यार तो इसमें एक कुछ बोल दे, तू भी स्क्रीन पे देख लेगा, मेरी कविता कुछ अंश बोल दे। तो मैंने कहा नहीं, बोलेंगे तो हम अपनी बोलेंगे, आपकी नहीं बोलेंगे। बस वो पहला दिन था, इंदिरा जी की हत्या उस समय हुई थी। तो मुझे पूरी कविता या वो याद नहीं है, तो बस मैंने उसी पर लिखा था भावुक सा होकर के, है धरा मौन अंबर भी खामोश है, इस जमाने का यारो ये क्या हाल है। उस पर मैंने एक संवेदनशील से मुक्तक लिखे थे, या वो गीत थी, गजल था, मुझे ये भी नहीं पता क्या था। लेकिन जब वो हुआ तो वहाँ पे हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष बैठे थे, धर्मवीर सिद्ध जी। तो उन्होंने ये टिप्पणी करी कि यदि आज में इस कविता का निर्णायक होता तो मैं विनीत को फर्स्ट स्थान देता। तो मुझे ये तो नहीं पता फर्स्ट स्थान क्या रहा, कैसा रहा, लेकिन सिलसिला वहां से शुरू हुआ। वो मेरा पहला मंच था। डिबेटर था मैं, कविता नहीं लिखता था। तो एक्सीडेंटल एक तरह से मैंने कविता लिखी। उसके बाद तिजारा जैन मंदिर, आप जानते हैं, वहाँ एक बड़ा कवि सम्मेलन होता है, निर्भय जी, नीरज जी सब, तो पिताजी जाते थे उसमें, तो मैं भी सुनने चला। वो तो पारंपरिक कवि सम्मेलन है। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ के लोगों को पता कहले विनीत कविता लिखने लगा। पिता कहले नहीं वो ऐसे ही जोड़ता है, उसको कविता ही नहीं आती। तो कहला नहीं सर कोई बात नहीं, बच्चा है। मैं तो गया था टेप रिकॉर्डर करके सुनने के लिए, सुनता था कवियों को, वहाँ पढ़वाया। एक ही कविता थी हमारे पास, ले दे कर कविता थी या क्या था मुझे तो यही भी नहीं पता, मुक्तक थे क्या थे, गजल थी, वो मैंने सुना दी। उसकी वंश मोर हुई, वो क्या और सुनाओ। मैंने कहा और है ही नहीं, एक ही कविता हमारे पास में ले दे करके, स्टॉक खत्म हो गया हमारा। तो बड़े मुश्किल संचालक ने अच्छा आप सुनवाते हैं, थोड़ी देर बाद रेस्ट करें। बाद में फिर उन्होंने मुझे 51 रुपए दिए। तो पिताजी कहले ये सर क्या पेमेंट मेरे, तो बच्चा सुनना आ गया था। कहला नहीं सर, चाहे मिठाई खा लेगा। और अतुल भैया वो 51 रुपए आज मैं लाख लूं, 1.25 लाख लूं, 1.5 लाख लूं, वो मुझे इन 1.25 लाख से भारी लिफाफा आज भी लगता है। संभाल के रखा कई साल रखा। उसके बाद फिर वो
किसी को दे दिया। नहीं, पर वो लेकिन अनुभूति सालों अलग ही है। साल तक मैंने वो लिफाफा तक नहीं खोया। पैसे की तो बात छोड़ो, वो 51 रुपए मुझे आज भी अपने जीवन के सबसे बड़े और वो अनुभूति बिल्कुल अलग सी होती है। अलग। हर पहली संतान बहुत प्यारी होती है, हर पहली पहचान बहुत प्यारी होती है, हर पहली मुस्कान बहुत प्यारी होती है। तो वो पहली पहचान थी, पहली मुस्कान थी, तो मोहब्बत थी वो मेरी पहली। बस वहाँ से सफर शुरू। वहाँ से सफर शुरू हो गया। फिर तो मैंने घुघाल मेले में गया, वो भी बहुत बड़ा। सहारनपुर में जो होता था, राजेंद्र राजन जी, वहाँ मुझे पहली बार वो बुलाया। भी जबरदस्त कवि रहे, नहीं अब। हाँ, नहीं रहे। बहुत रात ही रात भर जगह तुम्हें बुलाने, गीतों के बादशाह हो राजन तो गीतों मैं का बात गजब। बात झर गया बसंत लाने के लिए, केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे आने का, एक गीत तुम्हारे जाने का। वंडरफुल। क्या गीतकार थे राजेंद्र राजन जी। वो तो बहुत ही बहुत जबरदस्त। यात्राएं करी मैंने उनके साथ में, और मुझे खुशकिस्मती है कि जब वो पहला गीत लिखते थे तो वो 2 लोगों को सुनाते थे, या तो कुमार विश्वास को या मुझे। ले सुन यार तू, तो लोग सोचते यार विनीत चौहान तो वीरस का कवि है। नहीं, ये तुम्हें नहीं पता है। विनीत बहुत अच्छा गीतकार, अंदर से गीतकार है वो। मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार एक हमारी मंच की बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं, अभी भी हैं, तो उन्होंने कुमार से कहा, कुमार विश्वास से, यार वो विनीत मुझे सलाह दे रहा था कि गीत में ऐसा करो ऐसा करो। वीरस का कवि क्या सलाह देगा? कुमार ने कहा ये भूल मत करना, मैं खुद पहली बार उसको गीत सुनाता हूँ और कई उसे अच्छा श्रोता समीक्षक नहीं है कोई, तो कुमार उसे बांटता रहा। नहीं, उसका कारण ये तो नहीं, जितनी ज्यादा अंदर आ गए उतना ही ज्यादा अंदर से कोमल हृदय है, इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से गीतों को समझ पाते। मेरा मानना ऐसा है, आप वीरस के हैं या हास्यरस के, ये बाहरी आवरण है, मूलतः अंदर से हर कवि गीतकार होता है। वो उसका कारण है संवेदनशील होना, बेहद संवेदनशील होना। अखरोट की तरह से विनीत चौहान भी अखरोट की तरह से है, बाहर से एकदम कठोर, मार दो खाड़ दो अभी हो, लेकिन अभी कोई ऐसी भावुक बात हो जाए तो मैं अभी रो पड़ूं। मैं विनीत ही हूँ, मंच पर चौहान हूँ, व्यक्तिगत जीवन में विनीत हूँ, बहुत भावुक हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है। 2-3 लोगों को, मेरे जो आत्मीय मित्र हैं मंच के या जीवन के, उनको पता है कि मैं बेहद बेहद भावुक हूँ। ऊपर से लगता है कि हाँ तलवार चलाई जा रही है। नहीं, एक वर्ड आपने बोला, मैं ऊपर से चौहान हूँ। हाँ, ये चौहान बेसिकली हिंदुस्तान, राजस्थान में चौहानों ने अपने तरीके से इस राजस्थान को बचाया, एक अलग सी अमिट छाप छोड़ी है। क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो पुरानी जीन्स हैं, वो जो चौहान होने के जीन्स हैं, जिस तरीके से अजमेर की कहानी देख लीजिए, और ये सारी चीज़ें जो है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं आने वाली इस पीढ़ी में भी वो जीन्स रहते हैं? ये बहुत कुछ वातावरण पे डिपेंड बहुत करता है। अच्छा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मार्शल कॉम में रहे हैं, लेकिन मार्शल कॉम जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और बहुत से ऐसे मैं उन लोगों को जानता हूँ जिसे कहते हैं कि तो व्यापार वर्ग से आता है, अग्रवाल है, मित्तल है, लेकिन वो फोर्स में। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो बनिया जैसे अपन लोग कहते हैं, हरियाणा के, हम साथ साथ पढ़े, और वो कैप्टन फोर्स में है, भवानी सिंह। अच्छा। भवानी गुप्ता लिखता था, तो भवानी लिखता था, और वो कैप्टन से भी रिटायर हुआ है। कुश्ती लड़ता था वो, मूलतः हरियाणा से था, लेकिन मेरे साथ अलवर पढ़ा वो। तो मेरा सोच ऐसा है, ये सब जीन्स से ज्यादा, आज की बात मैं याद करूं, आप किस वातावरण में पल और बढ़ रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंशावली अपना काम कर रही है, ये ठीक है, लेकिन वंशावली आपको पूरी तरह से लाभ देगी, ये से मैं मानक नहीं मानता। आपको लगता है जो कविताएं आप लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो परिवर्तन के दौर में कहीं साक्षी बनती? पहले भी बनती रही हैं, आज भी बनती हैं। फर्क इतना है कि आप किस मन से लिख रहे हैं। यदि आपने उसे केवल तालियों के लिए लिख दिया है या लिफाफे बड़े करने के लिए लिख दिया है, तो उसकी भाषा भी उतनी ही मारक होगी, ज्यादा मारक नहीं होगी। यदि आपने उसको यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है या यहाँ से लिखा है, मेरा मानना है यदि यहाँ से लिखा है आपने और डिलीवरी करते समय आप उसी मनस्थिति में हैं। बहुत पहले बैरागी जी ने मुझसे एक बात कही थी, अपन चर्चा कर रहे थे, विनीत जिस मनस्थिति में तुमने वो कविता लिखी है, यदि प्रस्तुति करते समय आप उसी मनस्थिति में आ जाएं, उसी भाव समाधि में आ जाएं जिस समय आपने लिखी थी, तो कविता की मारक क्षमता डबल हो जाएगी। लिखी आपने किस भाव समाधि में है और प्रस्तुति कर रहे हैं चारों तरफ देखते हुए, वो आधा 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 रह जाएगा उसका हिस्सा। तो कविताएं आज भी मारक हैं, बशर्ते वो उसी मारक क्षमता से प्रस्तुत की जा रही हों और वहां से लिखी जा रही हों। और जिन कविताओं को आपने लिखा ही इसलिए कि बस ताली
बजाने के लिए लिखना है तो उनके प्रभाव फिर बहुत लंबे नहीं होंगे। मैं समझता हूँ हमारे कवि मित्रों को इस बात का एहसास है और होना भी चाहिए, नई पीढ़ी को और ज़्यादा होना चाहिए। आप ही की विधा के कवि हरिओम परमार, जी जी। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो लिखा अपने समय में, अब तो बहुत लंबा समय हो गया, समय के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता, पर उन्होंने जो कश्मीर पे कविता लिखी और जो कुछ लिखी, अभी जो घटना हुई पहलगाम की, और उस पर उसको मैंने रीलों के माध्यम से सुना, लोगों के अंदर एक अलग सी करुणा थी और वो सारी चीज़ें थी। आपको लगता है, मैं इसलिए उदाहरण पे आया हूँ क्योंकि आपने भी कश्मीर पे कविता लिखी है, सेनाओं पे कविता लिखी है, बेटी पे कविता लिखी है, राजस्थान के ऊपर बहुत सारी, शक्तावत पे लिखी है, चुंडावत पे लिखी है, जी हाँ। इन सब पे लिखी है। आपको लगता है कि वाकई में जो ये परिवर्तन का दौर है, लोगों के अंदर ओज भरने का दौर है, या लोगों के अंदर सही और गलत का फैसला लेने का दौर है, क्या लगता है कविताएं ये सही और गलत का फैसला करने में साक्षी बनती? 100%। मैंने कहा, मैं फिर इस बात को रेखांकित कर दूं, यदि कवि निरपेक्ष, पार्टी निरपेक्ष होकर लिख रहा है, तो यदि उसके दिमाग में पार्टी बैठ गई है, बीजेपी या कांग्रेस बैठ गई है, तो फिर शब्दों में वो मारक क्षमता हो ही नहीं सकती। यदि वीरस का कवि देश को, मिट्टी को सामने लिख करके रख रहा है तो अच्छी बात है। आप हर फैसले में सरकार के समर्थन में खड़े, तो मुझे माफ करें, फिर आप कवि नहीं हैं। अच्छा फैसला आप करिएगा, परमाणु विस्फोट अटल जी का अच्छा फैसला था, लिखा आपने समर्थन में उसके में, लिखा आपने, लिखा अच्छा लिखा। चाइना पर यदि हम नहीं बोल रहे हैं, या अभी पहलगाम पर जो हुआ है, सेना ने जो किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि लगता है कि जनता ये चाह रही थी कि 2 दिन और मामला हो जाता, और यदि आप चुप हैं तो फिर आप कहीं एक पक्ष में खड़े हैं। जब पहलगाम की घटना हुई पूरा देश हतप्रभ हो गया, ये हुआ क्या। मेरी पुस्तक का विमोचन किया है मोदी जी ने, मैंने पढ़ी है उनके सामने, कुमार ने, मैंने कई बार काफी रील हमारी पढ़ी है। लेकिन यदि विनीत चौहान ये नहीं लिख रहा है, मोदी जी तुम चूक गए हो अमर कथा लिखते लिखते, दुश्मन हमसे क्षमा पा गया शायद कुछ पिटते पिटते, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे माँ के चरणों में झुक जाते। अरे यदि विनीत चौहान ये नहीं लिख रहा है तो फिर मैं एक पक्ष में खड़ा हूं। मैंने सेना ने क्या करा, मैंने वो भी लिखा है। गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची, है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। वाह, ये भी लिखने वाला विनीत चौहान था। 13 दिन में तेरा मिराज जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगाम में गुरा खून उसका सब कर चुका आए। सेना ने जो करा मैंने उसको लिखा, लेकिन देश की जनता क्या सोचती रह गई, पत्रकार क्या सोचते रह गए, कवि क्या सोचते रह गए, दुनिया क्या सोचती रह गई, मैंने उस पर भी कलम चलाई। यदि मैं जनता की भावना का अनुवाद नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं पार्टी प्रवक्ता हो जाऊंगा। आपने तो आरएसएस से ये सब सीखा, फिर आप पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकते? हाँ। आरएसएस को आपने, ये बहुत अच्छी बात आपने मेरे से पूछ ली। जब आप संघ से शुरुआत हुए, फिर यहाँ कहाँ आकर खड़े हो गए। संघ में भी जब ध्वज प्रणाम हम करते हैं जी, उस समय एक चीज हमें सिखा दी जाती है, और संघ ने ही सिखाई वो बात। यदि राष्ट्र और व्यक्ति में से चयन करना पड़ जाए तो फिर व्यक्ति बड़ा नहीं है, राष्ट्र बड़ा है। तो व्यक्ति, चाहे वो संघ के व्यक्ति हों, चाहे भाजपा के व्यक्ति हों, वो बड़े नहीं हो सकते, राष्ट्र बड़ा होगा। यदि व्यक्ति बड़े होते तो फिर हेडगेवार जी गुरु होते, परंपरा तो भगवध्वज गुरु नहीं होता। ये व्यक्तिवाद की परंपरा खुद हेडगेवार जी ने समाप्त कर दी थी। लोग कह रहे थे आपको गुरु जी बना देते हैं, कहला नहीं, व्यक्ति में दोष आ सकते हैं। तो ये तो संघ ने ही सिखाया ना मुझे। और यदि मैं भी केवल बस ठीक है, जो फिर संघ ने जो कह दिया, भाजपा ने जो कह दिया, मैं वही खड़ा हूँ, तो फिर मैं कभी नहीं हो पाऊंगा, प्रवक्ता हो जाऊंगा। मैंने अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ लोगों को यदि ये लगता है कि विनीत चौहान भाजपा की भाषा बोलता है, तो देशभक्ति बोलना यदि भाजपा की भाषा है तो आप मुझे फिर किसी भी पार्टी में रख सकते हैं। सौभाग्य से यदि भाजपा देशभक्ति की बात करती है, देशभक्ति पर राजनीति करती है, मैं उनकी बात बड़ी कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं, देशभक्ति पर कर रही है ना, कूड़े के ढेर पर तो नहीं। लोग कहते हैं विनीत चौहान राज्यसभा की ओर बढ़ने की तैयारी पे इस तरीके की बात करेंगे। ये जनता कयास लगाती है, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने लिए राज्यसभा के पद, गुरदावलियां गा के सरकारों की। वो ठीक है, वो बहुत पहले हरिओम भाई साहब ने लिखा था, मुझको भी तो पद्मश्री लेनी है जी।
वो व्यंग था कि उनका हाँ। कि पद्मश्री लेने के लिए हमें शायद ऐसा गाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल बहुत पहले कहीं अम्बर जी ने लिखा था, और उनसे मैं मंचों पर आज भी रेखांकित करता हूँ, शिव अम्बर जी ने, या बचरन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। वंडरफुल। राजनीति में जाएंगे तो फिर कलम नहीं बचेगी हमारे पास। मैंने जब सर्विस से VRS लिया, प्रिंसिपल बनने के बाद, तो राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज चर्चा थी कि विनीत ने 5 साल पहले सर्विस छोड़ दिए, अब ये राजनीति में आएगा। तो सारे राजनेताओं के, भैया आ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो? मैं कहा नहीं भाई, क्या मतलब है, आज तुम सब मुझे सुनते हो, उस दिन मेरे को आप लोगों की सुननी पड़ेगी, एक पार्षद के भी हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। वैसे ये जो सरकारी नौकरी से VRS लेना, फिर काव्य पाठ को प्रमुखता देना, ये बहुत बड़ा असमंजस का विषय रहा कि एक झटके में सोचा कि नहीं यार, अब बहुत दिनों तक मैं रहा, 10 साल तक मैं देता रहा कि मुझे रिजाइन दे देना चाहिए। मैं केमिस्ट्री का संयोग से लेक्चरर रहा, मैंने 29 साल केमिस्ट्री पढ़ाई, कोई बहुत सहज सब्जेक्ट नहीं था। ये भी बड़ा कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री और ओज के कवि, मतलब ऐसा होता नहीं है अक्सर। हिंदी का आप कुमार विश्वास को देख लीजिए, हिंदी के बहुत अच्छे वो रहे, आपके कुंवर बेचैन को देख लीजिए, वो हिंदी के बहुत अच्छे ये तो एक केमिस्ट्री का जोड़ गुणा भाग साइनिटा कोस्टिटा करने वाला आदमी कहाँ कवि बन गया, ये भी गजब की बात। कभी कभी इसका जवाब यो देता हूँ कि देखो रसायन में भी रस होते हैं और हमारे यहाँ भी रस है, तो मैं केमिस्ट्री के कड़वे रसायनों में से हिंदी के रस ढूंढ रहा हूँ, तो वो काम मैंने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ सब्जेक्ट कभी आड़े मेरे नहीं आया। मेरे मनोभाव जो थे वो MSc के बाद जब मैं B.Ed कर रहा था, देन गोल्ड मेडल मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ गया था, उसके बाद मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था, और संयोग से फिर सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा, और देश ने प्यार दिया तो देश दुनिया में चले गए सब घूमते फिरते। एक कविता की लाइनें मैंने कोट की थी कि आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, ये क्या था? ये बड़ी जबरदस्त कविता फेमस हुई। और क्या था ये, जब दामिनी की घटना हो रही थी तो उस समय मेरी बेटी को ये सूचना मिली है, तो ये पंक्तियां गोपाल दास नीरज जी की हैं, मैंने कोट करी थी उस समय ये। तो उसके बाद मणिपुर की घटना हो गई कि 4000 लोगों की भीड़ ने निर्वसन घुमा दिया एक महिला को, तो वो बड़ी रोने लगी, कहने क्या पापा 4-4 हजार की भीड़ घुमा रही है, और क्या उनमें एक भी पुरुष नहीं था कि जो अपना दुपट्टा ही उड़ा देता उसको? तो मैंने कहा बेटा वो 4000 पुरुष नहीं रहे होंगे, वो 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी। तो रोने लग गई, कितना वेदना उसको हुई, तो रोई। तो मैंने कहा नहीं, यदि तुम इस पर आंसू बहा दोगी ये तो फिर आम लड़की की बात हो गई, गुस्सा आना चाहिए था तुम्हें इस बात के ऊपर। तब मैंने कहा, नीरज जी ने कहा है, फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ बेटियाँ बैठी हों, महिलाएं बैठी हों, मैं उन सबसे कहता हूँ कि इस दिन घटनाओं पर आंसू बहाना बंद करो, आक्रोश के साथ निर्णय लेना शुरू करो, और यदि आंसू बहाओगे तो फिर हैदराबाद जन्म लेगा। न्यायिक प्रक्रियाएं इस देश में जिस तरह विलंबित कर रही हैं मुकदमों को, दामिनी में आप देखिएगा राष्ट्रपति तक को ये कहना पड़ गया मैं विवश हूं क्योंकि अभी एक अपील और कर सकता है वो बंदा। 16.5 साल का लड़का, सब काम जानता था, 6 महीने छोटा, उसको बरी कर दिया आपने। क्या कानून है यार, इस देश का बदलना चाहिए। इस देश में अपराध की सजाएं उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देखकर तय होनी चाहिए। और इतने मुकदमे, इतनी तारीख पर तारीख, 16, 20 साल तक वो बच्ची रोज इस दर्द से गुजरती होगी, फिर वो काम होता है। फिर मैंने कभी आक्रोश में लिख दिया था ये, न्याय ही गर तोड़ देगर न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को, एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर गोलियों से भूनते हुए खुद यहाँ अय्याश को। हो सकता है मैं देश के कानून के विरुद्ध ये बात कह रहा हूं, लेकिन आक्रोश की भाषा ये है, विवशता भी है। यदि आप न्यायालय से न्याय नहीं दे पा रहे हैं उस बेटी, या देर से दे रहे हैं, तो देर से मिला न्याय तो अन्याय है सर। अभी मैंने सुना, कहीं पता नहीं कितनी सच्ची घटना है वो, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप पर ऐसी घटनाएं भी आ जाती हैं कि एक अपराधी था, कोई उसकी बच्ची का रेप के साथ का, उसे न्यायालय बाइज्जत बरी कर, उसके बाप ने उसको वहीं शूट कर दिया ले जाकर, कहना न्याय नहीं दे सका ना तुम्हारा कानून, तो मैं दे रहा हूँ। मैं क्योंकि पिता को
कष्ट हुआ है। सर एक हमने बीच में भी हमने उस बिंदु को उठाया था, इलाहाबाद कोर्ट से एक फैसला आया था, इसी पे बात चल रही है कि किसी भी लड़की के छाती पे हाथ मारना और उसके नाड़े को खोल लेना रेप की गिनती में नहीं आता। नहीं आता। ये किसी एक न्यायाधिपति ने कहा था, काफी विरोध हुआ उसका, काफी विरोध हुआ। हाई कोर्ट ने फिर उस डिसीजन को रोका। परंतु सर ये भी तो कहीं विडम्बना है इस देश की। एक्चुअली क्या है ना, अनुभव या जिस पर बीतती है, जिसके पैर न फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिस दिन न्यूज में पढ़ रहे हो आप इस चीज को, जिस दिन टीवी पर देख रहे हो, वो अलग बात है। जिस दिन परिवार में किसी के साथ घट जाएगी ना घटना, उस दिन सारे कानून आप एक तरफ उठा के रख दोगे। उस दिन भूल जाओगे आपके इसके बाद मेरा क्या होने वाला है। तो जो भी न्यायाधिपति ये कह रहे हैं कि उस घटना में नहीं है, एक सहज टच हो जाना अलग बात है, मैं उस तक उनकी बात को मान लूँ। लेकिन यदि ये खोलने जा रहा और उस बच्चे ने हटा दिया उसको, अरे तो प्रयास तो वो था ना, कैसे कह सकते हो आप। तो जिस पर बीती है वो बताएगा। और कई बार तो एक शब्द आजकल है हमारे पढ़े लिखों में चलता है, आंखों के रैप से गुजरना पड़ता है। हर बच्ची को गुजरना पड़ता है। हाँ, हो ही रहा है, दिन भर गुजर रही है, वो 4 बार गुजर रही है भाई, रोज ही हो रहा है, रोज। मानसिक रैप तो हो ही रहा है ना उसका, शारीरिक रैप तो बहुत आगे की चीज है। आपने ईव टीजिंग पे बात कर ली और किसी पे कर ली, पर जो आंखों से जो घूर के देखा जा रहा है वो देखिए ना, उस पे कितनी तो खत्म है। कहने को कानून बना दीजिए, लेकिन कितने लोगों को आप रोक पाएंगे चलते समय। उसकी जो आंखें आर पार बुरके को पार करती हुई आंखें चली गई हैं, आपके शर्ट को पार करती हुई जो आंखें चले, वो तो विनीत चौहान को डर लगता है, बेटी हो आपके भी है, विनीत चौहान को भी कभी कभी डर लगता है इन सब चीजों से? नहीं, कभी नहीं। मैंने अपनी बेटियों को बुलंद शेर नहीं बनाया। जब वो दिल्ली पढ़ने गई थी तो एक बार बस मैं छोड़ने गया था उनको पीजी हॉस्टल में। मेरी बड़ी बेटी संस्कृति जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रंडा हाउस से उसने पास आउट किया, बहुत अच्छा, आज वो लेक्चरर है वहाँ गुड़गामा में। और बाद में छोटी बेटी भी वहाँ पढ़ी और जयपुर भी पढ़ी। एक बार बस मैं उनको छोड़ने गया, उसके बाद मैंने कहा अपने दम पर जिंदा रहना। मैं कभी उन्होंने पीजी हॉस्टल घूमा तो अपने दम पर, मैं दिलाने नहीं गया। और मगर यदि कुछ ऐसा हो तो फिर रोना नहीं है, चांटा मार देना घूम के, जो होगा फिर मैं बैठा हूँ पीछे। बिल्कुल झुकनी नहीं है तुम्हारी आंखें, मुझे झुकी हुई आंखें नहीं चाहिए, वही आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो हमारी दोनों बेटे के पास सुनाती, पापा कल ऐसा हुआ, एक आदमी बहुत देर हो गया, फिर मैं कहा इधर आओ, क्या घूर रहे थे, अब घूरो, बताओ क्या घूरना है। मतलब उसकी आदमी की हालत खराब कर दी उन्होंने। एक ने तो उठा के चांटा लगा दिया रोडवेज में उसको। तो वो नहीं, यदि वो आज कैब कर रही हैं या तो अकेली चली जाती है विदेश वगैरह। अब जिस हिसाब से आप कह रहे हैं तो हर माँ बाप को अपनी बेटियों को, उनको मत कहो कि तुम नाजुक हो, या ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप रात्रि के 12 बजे भेड़ दीजिए। आप खरगोश को जबरदस्ती भेड़िए के मुंह में भेज रहे हैं, कहते हो खरगोश लड़, ये तो अति रंजना हो जाएगी। लेकिन इतना भी भावुक मत बनाइए कि वो बिल्कुल सिकुड़ी हुई बैठी है, सिमटी हुई बैठी है, ऐसा नहीं। बोल्ड तो बनाओ ना। मेरा एक बहुत बारीक विश्लेषण है मनोवैज्ञानिक होने के नाते, पुरुष से कायर व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस बात को दोबारा बोल रहा हूं, पुरुष से ज्यादा कायर आदमी स्त्री के सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। स्त्री भर पूछ भर ले, सीधे खड़े हो रहे हैं आप, पुरुष वहीं खड़ा खड़ा पसीना हो जाएगा। एक बहुत अलग सी बात पूछना चाहता हूँ। इस देश के अंदर आपको बड़े बड़े पोस्टर मिल जाएंगे, मर्दाना ताकत लौटाने के लिए चले आइए, हैं? और आपको एक तरफ लगता है कि पुरुष हाँ, वो स्वास्थ्य का तरीका हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं उस लहजे से बता रहा हूँ कि महिलाएं कमजोर हैं और पुरुष, तो आपका सही कहना है कि पुरुष बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरा मानना है स्त्री दमन सहने को तैयार हुई है तो पुरुष ने उस पर दमन किया है। जिस स्त्री ने यदि गर्दन को उठा के यूं भी देख लिया, पुरुष में तो दम ही नहीं है इतना। तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं वो कई बार स्त्री सहन कर रही है, तब तक हो रही हैं। जिस दिन सहन नहीं करेगी उस दिन पुरुष की औकात नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के देख देगा वो। विनीत चौहान पूरे देश के कवि हैं, विदेशों में भी घूमते हैं, पर राजस्थान बहुत कुछ बचता है विनीत चौहान के अंदर।
चुंडावतों पे कविता लिखना, शक्तावत पे कविता लिखना, जिस पे बहुत कम लोगों ने लिखी हो। लोगों ने पीएचडी जरूर की होगी, मूथा नैंसी ख्यात पे पीएचडी कर ली, शक्तावत चुंडावत पे, महाराणा प्रताप पे पीएचडी कर लिया, परंतु उस पे कविता लिखना, उनके ऊपर शोध करना और महाराणा प्रताप को जिंदा करना, देश और विदेश में इन सबको जिंदा करना, इसके पीछे क्या कारण? देखिएगा, अलवर और राजस्थान दो चीज़ों का मुझ पर कर्ज है। आप जैसे मित्रों ने कहा अलवर क्यों, वाई नॉट दिल्ली, बॉम्बे एंड जयपुर। आप जैसे कहते हैं जयपुर आ जाओ, कैपिटल है। कुमार कहता है दिल्ली आ जा, मीडिया बैठा हुआ है। शैलेश रोड़ा कहता है कि तू बॉम्बे क्यों नहीं आ जाता, कब तक ये सर्विस करेगा। एक चीज मेरे अंदर है कि अलवर ने मुझे कवि बनाया है, राजस्थान ने मुझे अखिल भारतीय बनाया है। इस मिट्टी का मुझ पर कर्ज है, तो मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस मिट्टी ने मुझे कुछ दिया है तो उस पर लिखना मेरा दायित्व बनता है। यदि केवल राजस्थानी में मैं लिखता हूँ तो कथाएं मेरी राजस्थान तक सीमित हो जाती हैं। यदि मैं उसको हिंदी भाषा में लिखता हूँ तो फिर मैं उसे यूके में भी सुना रहा हूँ, बेलफास्ट में भी सुना रहा हूँ, लंदन में भी सुना रहा हूँ, चेन्नई भी सुना रहा हूँ, बॉम्बे भी सुना रहा हूँ। तो मैंने उसे हिंदी में लिखा और अच्छा लगता है मुझे अपनी मिट्टी के गीत गाना, अपनी माँ की यशोगान करना किसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी माँ है राजस्थान, मेरी मिट्टी है अलवर। सुनाइए कोई अच्छा सा। हाँ, लोगों ने कहा कि राजस्थान में पानी नहीं है, लड़ते मरते बहुत हो, हाँ, सीमा रेखाएं नहीं है। एक तो मैं आपसे एक अच्छी सी बात शेयर कर लूं, बहुत दिनों बाद अपना मिलना हुआ है। मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं क्या यार, कई कवियों को पद्मश्री मिल गई, तुम भी किसी लाइन में हो इस भारती में। अभी आपने जिक्र किया था, मैंने कहा नहीं, एक चीज मिल गई इन दिनों, बड़ी मिल गई है वो, और बड़ी खुशी हुई मुझे। आप जैसे किसी मित्र ने कहा, वो जैसलमेर गया घूमने, बीएसएफ घूम रहा था कैंप में, तो बीएसएफ के कैंप के ऊपर घुड़सवार सैनिक हमारे हैं, उसके नीचे 2 लाइन मेरी लिख दी गई है अभी। तो ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। वो बहुत बड़ी बात। वो मैं तो हुआ ये था, वो लिखी मैंने तब थी जब वो चाइना का धक्का मुक्की हो रही थी गलवान घाटी में। तो मैंने हमारे बड़े राजनेता से पूछा, सर ये हो क्या रहा है? कहले यार सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है आज तक भी, एलओसी कौन सी है, एलओसी कौन सी है, पत्थर रखे हुए हैं। मैं कहा सर ये बनाता कौन है? कहले हमारे कुछ आईएएस ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं। मैं कहा नहीं सर, राजस्थान कुछ और कहता है, सीमा रेखा कागजों से थोड़ी बनती हैं। तो मैंने लिखा, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। कविता तो बस अगली लाइन में, इतनी तो आधी तो पूर्ति की है, बस अगली लाइन में एक बात है खत्म। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। लाइनें वहाँ लिखी है, वो लाइन वहाँ लिखी हुई हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सेना के वहाँ ये लाइनें लिखी। लोगों ने कहा मरना मारना बहुत करते हो, खून खच्चर पानी है नहीं, इतना क्यों? मगर जैसलमेर जाइए, कहते हैं तनौट के वहां पर एक भी मिसाइल फटी नहीं थी, बम नहीं फटे थे। इस बार भी कहते हैं कि मिसाइलें गिरी और वहां नहीं फटी, वो टुकड़े दिखाए गए वहां। तो मैंने कहा चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, सीमा पर हैं हम लोग, खून क्यों छिड़क रहे हैं? ये मेरे को अच्छा लगती है मेरी लाइन, मैं खुद रोमांचित होता हूँ। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। और रहा बात पानी कम होने का, उसकी 4 लाइन और सुन लीजिएगा। जहां शीश ले निज करतल पर, राजस्थान क्या है, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। ये मेरे राजस्थान की मिट्टी का है, कर्जा है हमारे ऊपर, तो उसे चुकाते रहते हैं। लगता है जयसिंह सेठिया के बाद आपकी कुछ कविताएं हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास बन जाएगी और लोगों को बाद में भी कहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा लगता है। कन्हैयालाल सेठिया जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मतलब हमारे राजस्थान के दिनकर से भी बड़े कवि तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे कम नहीं है। मैंने सौभाग्य मुझे कि मैंने उनके दर्शन किए हैं कलकत्ता में, निर्मल भूतोड़िया जी। मेरे पाथल और पीतल शायद कोई लिख नहीं सकता था कन्हैयालाल सेठिया के अलावा। मैं कहता हूँ शायद कन्हैयालाल सेठिया को पूरा पढ़ा नहीं गया है, नहीं पढ़ा। मैंने राजस्थानी भी उनका पढ़ी और उन्होंने हिंदी में अद्भुत लिखा है। तो मैं गया जब उस समय वो खाट पर बैठे हुए थे, तो मिला मैं उनसे, तो उन्होंने बहुत अद्भुत आशीर्वाद भी दिया मुझे, उनसे मिला और उन्होंने अद्भुत लिखा है सर। राज कवि होने का, यदि सचमुच में कोई राज कवि को हमारे राजस्थान का हो सकता था तो कन्हैयालाल सेठिया जी को दर्जा दिया जाना चाहिए था। उनके
परिवार के लोग इस पीड़ा को लेकर जीते रहे। अक्सर मेरी बात होती है कलकत्ता में, हाँ, उनके बेटे हैं, ये पीड़ा है उनको, बहुत पीड़ा है कि वो बात नहीं मिल वो पाया। बात नहीं हो पा रही है, हर बार कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है। तो मतलब क्या नहीं लिख दिया है, हम तो उनके पैरों की धूल है। धरती धुरा रही तो मेरे ख्याल से जबरदस्त सुनी है, मतलब बादल री ओटा सूरज रो बादल री ओटा खोवे, क्या पत्र लिखा, कैसे उसको बदला भाव भाषा को, और उतना ही अच्छा उन्होंने हिंदी में लिखा। शायद राजस्थान के लोगों को बहुत कम को ये पता है कि उन्होंने उतना ही साहित्य हिंदी में भी लिखा है। राजस्थानी में तो चलो धरती दुरारी ये फेमस हो गए, या पीथल पाथल हो गया, हमने कोर्स में पढ़ा है, एक आसरी रोटी इज्जत बन बिला अड़ो ले बागो। हिंदी में भी उन्होंने, मेरे पास समग्र है उनके कन्हैया जी सेठिया के, हिंदी के भी और राजस्थानी के भी, उन्हें आप पढ़ें, अद्भुत हैं सेठिया जी। एक कुंभलगढ़ के बहुत अच्छे कवि थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ जाएगा अपने जिन्होंने ये लिखा है कि वो महाराणा प्रताप पे, माधव दरक जी, माधव दरक बड़ा स्नेह आशीष रहा उनका मेरे पास। उन्होंने भी राजस्थानी में और प्रताप पे बहुत अच्छी कविता लिखी, जो आज कॉलर ट्यूब बन गई है, कॉलर ट्यूब्स बन गई है ना, मायाडे थाड़ो वो पूत कटे। हाँ, मतलब आप सोचिए, मतलब राजस्थानी विधा को जिंदा रखना, और उसको आपने हिंदी में जिया, उन्होंने राजस्थानी में जिया, परंतु सबसे बड़ी बात है कि अपने आप में उस ओज को जिंदा रखना और लोगों के अंदर। और आप देखिए, जब इनको उसी तरीके से सुना जाता है, मैं वो अभी एक पृथ्वीराज चौहान का सीरियल चल रहा है, और हम जब उसको देखते हैं रात को बैठ के कभी कभार, और वो चंद्रवरदाई और उनकी बातें चलती है और वो सारी चीज़ें होती हैं। मेरे परिवार में भी वो शैक्षणिक माहौल है, तो मुझे भी उसी तरीके से बातें सुनने को मिलती। तो मुझे लगता है कि शायद वो सब कुछ जो हमने जिया है राजस्थान, वो आज कविताओं के माध्यम से लोगों के सामने एक स्क्रीन की जैसे पहुंचता है। जैसे आप अपनी कविता पढ़ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि स्क्रीन चल रही है सामने, कि महाराणा प्रताप ऐसे होंगे और चुंडावत ऐसे होंगे, शक्तावत से ऐसे होंगे, पृथ्वीराज चौहान ऐसे होंगे। तो वो जो एक नई पीढ़ी के अंदर जो अभी नया ओज भर रहे हैं, या नई पीढ़ी के अंदर एक नए तरीके से क्रांति आ रही, आपको लगता है ये नई पीढ़ी अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रही? बीच में ऐसा लगा, ये एक सवाल ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को जो रील और रियल लाइफ के बीच में अंतर नहीं समझ पा रही, वो शायद इन सब चीज़ों के साथ कहीं अपने आप को देखिएगा। पहले कहते जो सुनहरा पर्दा है, बड़ा सिल्वर पर्दा है, ये बात सही है। वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा परसेप्शंस दिखाए गए और अन्योक्ति अलंकार एक तरह से वहाँ प्रयोग कर दिए कि एक ही आदमी, हालांकि वो भी ज़रूरी है। एक बार किसी ने पूछा था अमिताभ बच्चन जी से, सर ये क्या दिखाते हैं आपके, एक आदमी जो है 12 गुंडों को पीट रहा है, ऐसा पॉसिबल है? आप क्यों दिखाते हैं इतना इम्पॉसिबल चीज़ें? तो अमिताभ जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहना हाँ मैं भी जानता हूँ कि आम जिंदगी के अंदर 12 आदमी मिलकर एक आदमी को पीट रहे हैं, एक्चुअल तो ये है। लेकिन यदि मैंने वही चीज़ पर्दे पर भी दिखा दी, जो आदमी 12 आदमी से पिट कर आया है, और पिट तो आया वो, अब वो तनाव रिलैक्स करने के लिए मेरी फिल्म देखने आया है। अब यदि उसने यहाँ भी यही देख लिया, वो तो पागल हो जाएगा। अब वो ये देख रहा है कि क्या हो कि मैं इन 12 को मार दूं, तो वो देखता है कि यार ये हीरो है ना, जो भी अमिताभ जी हैं, धर्मेंद्र जो भी हैं, ये मार रहे हैं उन 12 लोगों को, तो उसके अंदर फिर वो अपनी छवि देखता है, ओ यार अब मारा उन साले 12 को मैंने, तो वो रिलैक्स होता है। तो मैं वो रिलैक्स दे रहा हूँ उसको, ये कहकर, ये जानते हुए भी कि मैं काल्पनिक हूँ। बट आई एम नॉट फिल्म डायरेक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर, आई एम राइटर। मैं लेखक हूँ, मैं यथार्थ के ज़्यादा निकट खड़ा हूँ। तो मुझे रील और रियल में अंतर करना पड़ेगा। मैं रील को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मुझे रियलिटी की तरफ लाना पड़ेगा। और इसमें अच्छी बात है, चाहे कुमार हों, शैलेश हों, उन्होंने कवि सम्मेलनों की भीड़ को वापस लौटाया है जो पर्दे की तरफ जा रही थी। कुमार का आज कहीं शो होता है तो आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छी भीड़ आती है। तो हरिओम भाई साहब ने वीरस में लौटाया। मैं भी उसी परंपरा में एक गिलहरी वाला प्रयास कर रहा हूँ कि जो युवा उसमें भटक तो नहीं कह सकते, लेकिन हर युवा को भटकना होता है, लेकिन उसी में न भटक के रह जाए। राष्ट्र भी कुछ है, वहाँ लाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो हम ला रहे हैं उस पीढ़ी को अपने साथ। लाल किले पे पहली बार कविता जब पढ़ी तो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हर किसी का सपना होता है लाल किला। वो मेरे लिए लाल किला की प्राचीर से आवाज गूंजे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अतुल भैया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे मंच पर, बिल्कुल उनकी अध्यक्षता, वो मैं देखा वीडियो पड़ा हुआ है। वो मैं नया लड़का आया उस समय, ज़्यादा दिन 5-6 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब दिग्गज कवि बैठे हैं उस पर, नीरज जी हैं, बालकर, हरिओम पवार जो समय का क्रांति का ज्वालामुखी है ना, गोविंद व्यास जी, रविंद्र भंवर जी,
निर्भय आदर्शी भी थे शायद। निर्भय जी नहीं। निर्भय नहीं थे। निर्भय जीवन में कुल एक बार लाल किला गए, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो क्यों नहीं जा हाँ पाए। वो तो उसमें सबसे नए कवियों में मैं या मुझसे थोड़े से सीनियर अरुण जैमिनी जी थे, सुनील जोगी भी थे साथ में। अब मैं तो ऐसा बैठा बिल्कुल डरा सहमा हुआ, जैसे शेरों के उसमें कोई हिरनी बैठा दिए कोने में। मैंने कहा यार आज भगवान लाज रख ले, सामने विजय कुमार मल्होत्रा, और उस समय लाल किले में ही होता था अंदर। हाँ, आजकल तो कई बार ये भी हो गया है, उसका नाम लाल किला कवि सम्मेलन है, लेकिन तालकटोरा स्टेडियम में कर दिया। तकनीकी कारणों से अब लाल किले की अनुमति कई बार नहीं मिलती। और अटल जी मंच पर बैठे हैं, अब पढ़ो आप कविता, देश का प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता बैठा हुआ है, मदनलाल खुराना बैठे हुए हैं, और पहले और कवि कुल का दिग्गज, सारे दिग्गज, हरिओम पवार जी बैठे हुए हैं। नहीं कवि कुल के दिग्गज अटल जी बैठे, वो खुद कविता। हाँ वही तो कह रहा हूँ। आज जितनी भी अटल जी की वो जो दिखाई जाती है वो क्लिप, वो मेरे उसी वीडियो से है। अच्छा। कि मेरे उसी जो मैंने YouTube पर डाल रखा है उसमें अटल जी पढ़ रहे हैं। फिर नया दीपक जलाओ, उसने नवदती की हड्डियां गलाएं, उसी क्लिप में से, उसी कवि सम्मेलन में मौजूद हूँ। फिर मैंने नए नए छंद जो हैं वहाँ पढ़े थोड़े से। कुछ याद है उसको? ट्राई करता हूँ मैं इसको। हाँ था वो था, जिसने जला के निज प्राण को उजाला किया, जिंदगी को उनके ही नाम करता हूँ मैं। और देशद्रोहियों को सरे आम जो नगन करे, ऐसे हर काम खुले आम करता हूँ मैं। तो देश के जवानों की रगों में ज्वार ला सके जो, ऐसी हर बात खुले आम करता हूँ मैं। और अपनी जवानी इस देश पे चढ़ा गए जो, ऐसे देशभक्तों को प्रणाम करता हूँ मैं। तो ऐसे कुछ छंद मैंने लिखे थे। फिर एक छोटी सी कविता और पढ़ दी थी, बड़ा डरा सहमा सा बैठा। फिर अटल जी ने धीरे से, अच्छा लिखते हो इतना ही बहुत है, इतना बड़ा देश का प्रधान जी कहते हैं अच्छा लिखते हो और लिखते रहो, पर्याप्त है। हरिओम जी मुझे शुरू से स्नेह करते थे, वो पहले से सांत्वना देते रहे। कृष्ण मित्र जी मुझे, डरना नहीं, बहुत बड़े, सब अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं। कुंवर जी तो ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा पढ़ते हो तुम, बहुत अच्छा पढ़ते है, तो वो सांत्वना देते रहते थे। बड़े कवियों का ही बड़प्पन था। अरुण जैमिनी तो उस समय बल्कि फेमस होने शुरू हो चुके थे, तो वो तो जमे हुए कला, हम डरे हुए थे। अरुण जैमिनी का अपना टेक्सचर अलग है, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसका हरियाणवी टच का टेक्सचर है, फिर वो जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए भी ठीक है, वो अपनी जगह है। अटारी बॉर्डर और सेना के साथ, हाँ वंडरफुल। गया मैं अटारी बॉर्डर गया। मैं सेना ने बुलाया था, एक बड़े चैनल का कार्यक्रम था एक्चुअली, वो पर्सनल मेरा नहीं था। नहीं, पर वो अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करने वाला पल होता है। दो बातें हुई वहाँ सर। एक तो ये हुआ कि वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर के निकट देखना, वो बड़ा एक हुआ। और आपको मैं अगली बात कहूँगा, शायद आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसके अंदर आपको विनीत नजर आएगा। जब मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ और वो मैंने रोटेटिंग परेड देखी वहाँ पर, उधर पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान। इधर से हमारे लोग भारत माता की जय, और वो जैसे आप देखते हैं टीवी में शांत जोश, तिरंगे, ये सब अपनी जगह। मैं बैठा बैठा एक चीज सोच रहा था, यार एक गेट ही तो बीच में है, कल तक ही हमारे थे, ये इधर क्यों नहीं आ सकते? मैं मंच पर पढ़ता हूँ पाकिस्तान को मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वहां जो मेरे मन में आया, ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वहां मेरे को ये लगा कि यार ये इधर क्यों नहीं आ सकते, ये अपने ही तो थे, कल तक हो गए कुछ डिस्प्यूट्स, कर गए हमारे पुरखे जिन्ना या जो भी थे। काश एक मेरा आज भी सपना है ये, काश वो ऐसा हो जाए कि दोनों मुल्क एक हो जाएं, तो एक अच्छा सुखद हो। मुझे लगा यार ये सड़क बस इतनी सी तो दूर है बॉर्डर पाकिस्तान। तो ये बड़ा मेरा एक अजीब अनुभव था, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा सोचूंगा। उम्मीद तो ये थी कि मार काट खाऊंगा। हाँ, ये बात भी सही है कि जब मैं रिकॉर्डिंग से पहले की बात बता रहा हूँ, और जब कैमरा ऑन हुए उस समय मेरा चौहान बाहर आ चुका था। फिर आप जानते हैं चैनल पर कविताएं लिख के ले ली जाती है, पहले से आप क्या पढ़ोगे, तो सैनिक की चिट्ठी ये तो मैंने लिख के दे दी वो। फिर उसके बाद कहने लगे साहब पढ़ो, तब मुझे लगा यार यदि तूने आज यहाँ वो कविताएं नहीं पढ़ी जो तू देश में पढ़ता है, तो फिर लोग कहेंगे यार ये वहाँ जाके सारा डर गया बॉर्डर पे जाके। फिर मैंने वहाँ वो पढ़ी, वो तो माइलस्टोन हो गई कविता, वो माइलस्टोन उसमें काफ़ी वो हुआ। तो वहाँ एकदम चैनल वाले सख्ते में आ गए कि उधर पाकिस्तान खड़े, उनके भी गनर वनर खड़े ही हैं, वो वन रक्षा वाला है। फिर यार ये तो तय नहीं हुआ था। संजय झाला संचालन कर रहे थे, मेरे आपके कॉमन दोस्त हैं, वो भैया तय ये नहीं हुआ था। मैं यार अब पढ़ लेने दे, तू बाद में तुम एडिट कर देना तय क्या हुआ था। लेकिन थैंक्स टू दैट चैनल कि उसने वो क्या देख कविता क्या थे उसमें
वो सब यही था, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विषधर टाल दिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है, ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। तो एकदम भैया ये तय नहीं हुआ था ये पढ़ने के लिए, या तो सैनिक की चिट्ठी तय हुई थी, मगर वो भी सुना देंगे, लेकिन अभी तो इनको यार सामने बोल लें तो इनको अपने को। तो ये सब अब थोड़ा सा मतलब अंतिम दौर के सवालों में से ये है कि अब थोड़ा सा बदल गया है, कविता लिखने के दौर बदल गए हैं, लोगों ने धड़े हो गए हैं, कवियों के भी अपने धड़े हो गए हैं कॉमर्शियलिटी को लेकर। चलिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, कवियों को भी पैसा कमाना, क्यों लिखते हैं, लिखना है, लिख के अगर मंचों तक आ रहे हैं तो उनको भी अपना जीविकोपार्जन करना। परंतु समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है, कविताओं के अर्थ बदल गए हैं, नामों के अर्थ बदल गए हैं, सांड भांड और पता नहीं क्या क्या नाम आने लगे। इस सब को लेके कोई पीड़ा है? पहले भी आते थे और अभी भी आए हैं। जो नाम आपने बताए ये पहले भी थे। तो हमारे उस समय के कवियों ने भी कहा था कि कविता शब्दों से उत्पन्न होनी चाहिए, आपके भाव भंगिमाओं से, चोटियों से, बड़े बालों से, या कपड़े आप गुब्बारे के पहन लें या कार्टून वाले। ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्लड़ बीकानेरी जी, शब्दों से हास्य उत्पन्न होता था उनका। या आपने नाम बड़े अजीब रख लिए हैं, आज भी हैं हमारे 2-3 मित्र ऐसे आए हैं, सब तो नहीं, आजकल उपनाम की परंपराएं थोड़ी कम हो गई हैं, उल्टा बल्कि मैं कहूँगा कम हो गई, लेकिन 2-4 हास्य कवियों ने अभी भी वैसे नाम रखे हैं, जो उल्लेख करना इस समय बहुत रेखांकित करना ज़रूरी नहीं समझता मैं, लेकिन वो रखे हैं। उसके बिना काम चल सकता था। उस नाम से कोई 5 मिनट का क्षणिक आपने कोई नाम लिख दिया तो उससे बस एक बार जनता यार ये कौन, बस उसके बाद तो आपकी प्रस्तुति, आपकी कविता जिम्मेदार है ना। मैंने कविताओं का स्तर भी खत्म हो रहा है। हाँ, वो मैंने कहा ना, उसके लिए ये इस बात आपको लगता है इसके लिए जनता जो सुनने आ रही है वो दोषी है या लिखने वाले दोषी हैं? आपको ऐसा लगता है कि जो परोसा जा रहा है वो सुन रहे इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, या लोगों की आजकल पसंद ही वैसी हो गई? ये बड़ा शाश्वत सा सवाल है। कविताओं का स्तर गिर गया, इसका स्तर गिर गया। पहली बात तो ये सर कि कवि लोग जो है कोई आसमान से तो आते नहीं हैं, इसी फैक्ट्री से बने, इसी समाज से बढ़े। जब आपके हर फील्ड में गिरावट आई है, पत्रकारिता में भी आई है ना, बिल्कुल आई, मीडिया पर सीधा सीधा आरोप है ना आज की तारीख में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, और शिक्षा में है या स्वास्थ्य में। तो इसी इंडस्ट्री से, इस फैक्ट्री से हमारा कवि निकला है, पहली बात। लेकिन मैं इस आरोप से बचूंगा नहीं, बचना भी नहीं चाहूंगा कि मैं ये कह दूं फिल्म वालों की तरह से कि जनता देखना चाहती तो हमने वो दिखा दिया, ठीक है ना। नहीं, मेरा मानना ऐसा है, चाहती से पहले आपने परोसना शुरू किया। मेरे मन में क्या है ये मैंने अभी बोला नहीं है, आप मेरे सामने रख देंगे दूध तो मैं कहूँ हाँ यार इच्छा तो लाओ पी लेता हूँ, आप रोक सकते थे उसको। आपका कंपटीशन की दौड़ में आपने हल्का परोसना शुरू किया तो उसने हल्का पीना शुरू कर दिया, हल्का खाना शुरू कर दिया। जो फिल्म इंडस्ट्री ने काम किया, यदि कलमकार भी वही कर रहा है, कवि भी वही कर रहा है, तो मैं उसे गैर जिम्मेदार मानूंगा। और यदि हमारे कवियों ने ये काम किया है कि जनता ये चाह रही थी, नहीं सर, जनता क्या चाह रही है ये नहीं, बहुत अच्छा वाक्य है, यदि जनता जो चाह रही है वही हमें लिखना है, वही हमें करना है, फिर हमारी जरूरत नहीं है, फिर तो जनता लिख ले। जनता वो सुने जो मुझे सुनाना है, मैं वो लिखूं जो उन्हें पढ़ना है, वो नहीं जो उन्हें पढ़ना है वो मैं लिखूं। हमारी केमिस्ट्री में एक शब्द है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में चलती है। तो कौन सी दिशा में चलना है इस अभिक्रिया को, तो वो हमारी तरफ से उधर जानी चाहिए, न कि उनकी डिमांड पर हमारी तरफ चल पड़े वो कि दर्शक ये चाहता है तो मैं ये परोसूंगा। नहीं, मैं ये परोस रहा हूं, ये तुम्हें सुनना है या पढ़ना है। अब इक्के दुक्के चिराग जल रहे हैं, सब तो नहीं बिके, सब तो नहीं लिखे ऐसा। अब नक्कारे में तूती की आवाज ही सही हम कर रहे हैं, चल रही है, अच्छी चल रही है। हाँ। विनीत चौहान अपना कहाँ तक देखते हैं कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है? मैं समझता हूँ कर्तव्य करना, कर्म करना अपने हाथ में है। क्या पहुँचना है ये कभी पहले भी तय नहीं करा था।
बस लिखना था। जहाँ पहुँच गया हूँ इतनी भी उम्मीद नहीं थी। एक सामान्य लेक्चरर था मैं, पिताजी ज़रूर बड़े कवि थे, लेकिन मैं तो सामान्य बस लिखना शुरू किया था। आज यदि देश दुनिया सुन रही है, यूट्यूब पे कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ चैनल कॉल कर रहे हैं, कुछ पुस्तकें पब्लिश हैं, ये जनता का प्यार है। सोम ठाकुर जैसे बड़े कवि ने ये कहा कि 50-55 साल हो गए मुझे कविता लिखते हुए और कविता का आंचल मेरे पकड़ में नहीं आया। ये काम कौन लिख रहा है? सोम ठाकुर जैसा बड़ा गीतकार लिख रहा है। जबरदस्त। तो विनीत चौहान ये कहने वाला कौन होता है कि मैंने बहुत कुछ लिख दिया है? मैं इस कविता की यात्रा का बहुत बहुत छोटा पैदल सैनिक हूँ, चल रहा हूँ। ये यात्रा कहाँ मुझे ले जाएगी ये वो तय होगी। मैंने कोई लक्ष्य अभी तय नहीं करा है। एक अंतिम शाश्वत सवाल, विनीत चौहान को जाने के बाद कैसे याद रखा जाए? मुझे कवि से ज़्यादा एक अच्छे भावुक इंसान के रूप में याद किया जाए कि विनीत चौहान को जिन लोगों ने मंच पर दहाड़ते हुए देखा है, उनमें से कुछ लोग हैं मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं जो वो ये जानते हैं कि अंदर से बहुत बहुत कोमल इंसान है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, बहुत सारे ऐसे, मेरे परिवार के भी कुछ लोग जानते हैं, बेटियां जानती हैं। तो मुझे एक भावुक इंसान के रूप में याद किया जाए, न कि एक खूंखार कवि के रूप में। जाते जाते अपनी इस विधा को किसी और को भी देके जाएंगे? और से मतलब जहाँ तक परिवार का सवाल है तो बेटा डॉक्टर है, बड़ी बेटी इंग्लिश की लेक्चरर है, छोटी डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, तो इधर तो रास्ता बंद हो गया। रहा अनुज कवि मित्रों का, तो वो लिख रहे हैं और समय समय पर उन्हें जितना संभव होता है दिशा ज्ञान देना उचित मानता हूँ मैं। बहुत पहले बैरागी जी ने मुझे एक बात कही थी, वो बात मैं आज नई पीढ़ी को कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। जब बैरागी जी ने पहली बार मुझे सुना नाथद्वारा में, तो मुझे लगा आज बैरागी जी बड़े खुश होंगे, बड़ी ताली बजवाई है मैंने। तो मैंने बड़े उसमें उत्साह में पत्र लिख दिया उनको, दादा अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं आपका बच्चा फला फला। तो मैंने सोचा बारीके जी पत्र लिखेंगे, अरे वाह वाह क्या ताली बजवाई तैने। सारा लिख के उन्होंने एक लाइन में सारी कहानी ख़त्म कर दी और मैं सारा नशा मेरा नीचे आ गया जो मैंने एक रात पहले तालियां बजवाई थी। उन्होंने कहा विनीत ध्यान ये रखना कि तुम मंच के ऊपर उत्तेजना बांट रहे हो या ऊर्जा बांट रहे हो। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। तो मैं अपने नए कवियों से कहना चाहूँगा, उत्तेजना न बांटें, ऊर्जा बांटें। वीर रस उत्साह का काम है ना, उसमें मारकाट का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। अंतिम लक्ष्य हमारा ऊर्जा बहुत समय तक रहेगी, उत्तेजना थोड़ी देर बाद उतर जाएगी। मंच खत्म हुआ, उत्तेजना भी समाप्त, तालियां समाप्त, वो वहाँ घर श्रोता घर जाए तो ऊर्जस्वित होकर के जाए, ऊर्जा लेकर के जाए। नई पीढ़ी के बच्चों से भी मैं यही आग्रह करता हूँ और समय समय बताता रहता हूँ, ये भाषा अनुचित है, ठीक नहीं है। इतनी कठोर भाषा, इतनी हल्के स्तर की भाषा हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारे आराध्य बाल कवि बैरागी हैं, दिनकर जी होने चाहिए, हरिओम भाई साहब होने चाहिए, अन्य नहीं। एक यूपी का एक किस्सा जिसमें मुलायम सिंह सामने बैठे हैं और आपके सामने कटाक्ष, क्या था वो किस्सा? बहुत पुरानी घटना है। कुमार विश्वास संचालन कर रहे थे, मंच पर उदय प्रताप जी थे और गौर बेचैन थे, सोम ठाकुर जी थे, सभी बड़े लोग थे, सरिता जी थी, मैं भी था उसमें आमंत्रित था। तो उससे 1 साल पहले मैं इटावा गया था। तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुलायम सिंह जी आते हैं, तो दिन सारे कवि जो है बिल्कुल विनत होकर के झुक जाते हैं, उनके एक सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो उस दिन ये तेवर नहीं दिखते जो आप आज दिखा रहे थे ना यहाँ पर, विनीत वाले विनीत तेवर नहीं दिखते। उस दिन आप विनीत हो जाओगे, उस दिन ये चौहानी तेवर नहीं रहेगा। मैंने कहा देखो ये तो समय बताएगा, अब आज तो मुलायम सिंह जी यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने उनका जब भी पढ़ा है मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि अटल जी बैठे हैं कि मोदी जी बैठे हैं या मुलायम सिंह जी बैठे हैं। मेरी भाषा वही रहती है, लगभग देशभक्ति की बातें मैं कहता हूँ, वो कितनी किसके गले उतरती हैं वो अलग विषय है। तो वो सौभाग्य का विषय जो भी है वो आया अगले वर्ष नुमाइश में, वो चीफ गेस्ट थे और भारी दरवाजा सब कुछ था। तो मुझे लगा भी जो कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा सा हो तो रहा है। जब मेरा क्रम आया कि कभी लोग थोड़े से मान्य बैठे हैं, चलो ठीक है, बड़े नेता है, करना भी चाहिए, लेकिन भाषाएं वैसी नहीं थी तीखी जो होनी चाहिए, राजनीति को सावचेत करती हुई। तो मैंने पहले वाक्य में ये कहा कि मुझे कहा गया था क्या मुलायम सिंह जी इस दिन यहाँ बैठे होंगे, क्या आप यही कविताएं सुनाएंगे? तो उनका पिछले रिकॉर्डिंग निकालिएगा और अब मैं जो 5 मिनट में पढ़ रहा हूँ
उस रिकॉर्डिंग को मिलाना, मैं एक भी लाइन इधर से उधर हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वही भाषा पढ़ रहा हूँ। तो 5 मिनट तक वो बढ़िया, और मतलब जो अन्य लोग राजनीति जो उनके भी लोग थे वो अच्छे नारे लगा रहे थे। लेकिन हो सकता है उनको ये बात अखरी हो कि यार ये कवि ये क्यों कह रहा है कि जो मैंने उस दिन बोला वही भाषा में आज भी बोलूँगा। तो वहाँ तक उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा मसाला मिला नहीं कि इसे टोका जाए। फिर बीच में एक लाइन मेरी कश्मीर पर एक कविता थी मेरी, तो उसमें मैं एक लाइन करते करते मैं आया कि जो हम 370 धारा है और ये कश्मीर कट रहा है, बट रहा है, ये आज तक हम आतंकवाद झेल रहे हैं। तो उसमें मेरा आक्रोश भी था कि गांधी जी नेहरू जी ने ये सब विभाजन के समय क्यों रोक लिया, जा रहे थे चले जाने देते, ये आज तक भी स्थिति है। तो उसमें मेरे एक लाइन आता, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था, गांधी जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। बस इतना कहते मुलायम सिंह जी इन्हें को मौका मिल गया। वो ये तो ना कह पाए मैं अन्य जो बोल रहा था कि उस पर उनके वोट कट रहे हैं, देशभक्ति पर वोट कट रहे हैं, तो उन्होंने कहा मतलब आप जो है गांधी जी पर भी उंगली उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वो बाइक पर आ गए एकदम, तो बड़ा मामला विचित्र स्थिति खड़ी हो गई। तो मैंने एकदम पलट के देखा पीछे मुलायम सिंह जी की तरफ, तो कुमार और सरिता जी हमारी जो मेडिकल, विनीत प्लीज़ कूल, तो जानते थे अब बखेड़ा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप चिंता मत करो, इतना संतुलन मुझे आता है। तो मैंने कहा मैं क्या मुलायम सिंह जी, गांधी जी की विचारधारा पर हमेशा से देश दो मत रहा है, कुछ उसके पक्षधर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं गांधी जी की अहिंसा कारण में नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं होता। तो मत रखने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तो मैं भी अपना मत रख रहा हूँ, आप उसके बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं। कहेंगे नहीं वो इतने बड़े हैं उन पर उंगली नहीं, मैंने उंगली नहीं उठाई है, मैं कह रहा हूँ ऐसा होता तो उनकी मुझे भूल लगती है ये, ऐसा कि विभाजन का जो काम था ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर बहसबाजी हुई, फिर कुमार मंच पर आए, कुमार ने भी काफ़ी कटाक्ष कर, वो भी कविता पढ़े। हाँ तो नेताजी इसमें तो राजनीति नहीं है ना, इसमें तो राजनीति, वो बार बार उनकी तरफ उंगली करे, मतलब रहा सा काम वो कुमार ने कंप्लीट कर दिया। फिर खैर मुलायम सिंह जी ने मुझे लोगों से पूछा, उन्होंने भाई कौन कवि है, तो ऐसे नया तो नहीं है। फिर किसी ने बताया कि नहीं ये लाल किला पढ़ चुका है, अटल जी के साथ भी कविताएं पढ़ी हैं, ऐसा नहीं नाम है इसका देश में। फिर मुलायम सिंह जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे कि भाई अरे तुम समझते नहीं हो, देखो हमारे कुछ बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, और तुम अभी युवा हो, तुम्हें और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ऐसा सोचो। मैं कहा जी मैं समझता हूँ, लेकिन क्या बोलना है वो मेरा भी थोड़ा सा अधिकार है। खैर वो सुलह हो गई। पीछे फिर कुछ पत्रकार मित्र आए, 2-3 दिन बाद मुझे सैफई महोत्सव में जाना था, मेरे पास आमंत्रण था। तो पत्रकारों ने जैसा होता है बूम मेरे मुंह पे लगा दिया, बताइए आज आपको मुख्यमंत्री ने टोक दिया है, तो कल आप सैफई महोत्सव में परसों आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं कहा ये तो अब वो लोग सोचे कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और परिणाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कि टेलीग्राम, उन दिनों टेलीग्राम आते थे, तो टेलीग्राम आ गया कि विशिष्ट कारणों से आपका स्थगित किया जाता है, और हम आज तक स्थगित है। सैफई महोत्सव के लिए मैं फिर उस कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया वहाँ मैं राइटिंग मार्क में। कभी कभार लगता है कि इतना साफ बोलना भी दुखदाई है। ले वही वाली बात है, यदि हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। यदि हम भी औरों की तरह हो गए होते तो फिर बात वो ना बैठती। यदि दुनिया लीक तीनों चलें, कायर क्रूर कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत, यदि मैं अपने आप को शायर कवि कह रहा हूँ तो मुझे लीक छोड़नी तो पड़ेगी। बहुत सारे मित्र मेरे से कहते हैं कि कितना, इवन कई मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं कितना बोलते हो, कई बार टेररिस्टों की लिस्ट पे आ जाओगे तुम, राजनेताओं से चलो फिर भी बचा लेंगे, उनसे कौन बचाएगा। तो क्या वो भी देखा जाएगा कलम के लिए, यदि ये बलिदान सही तो ये भी देखा जाएगा। लेकिन सच तो कहना चाहिए। पत्रकारिता और कवि ये 2 ही स्तंभ बचे हैं थोड़े बहुत कसम खाने के लिए कि सच बोल सकते हैं, बाकी तो सब जैसा है आपको पता है। तो उसकी जो होगा सच बोलना तो जारी रखूंगा। मतलब विनीत चौहान कभी सरकारी और दरबारी नहीं नहीं सवाल ही नहीं। वो मतलब दरबारी जो लोग हैं वो दरबारी है, तो उनको मुबादिक मैं कभी नहीं लिखूंगा कि मोदी जिंदाबाद या फलाना योगी जी जिंदाबाद या राजीव जी जिंदाबाद। जिस दिन मैं लिखना चाहूंगा उस दिन फिर मैं कविता छोड़ूंगा। राजनीति और कविता में से मुझे एक चीज चुननी पड़ेगी। कविता राजनीति का स्थायी विपक्ष है, ये हमारे बड़े कलमकार भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। जिस दिन मुझे राजनीति का समर्थन करना पड़ गया या हाथ उठाने पड़ गए, झंडे हाथ में उठाने पड़ गए, उस दिन मैं कविता छोड़ दूंगा, मंच छोड़ दूंगा। तो आप सुन रहे थे कवि विनीत चौहान को। देश का ओज का हस्ताक्षर है, अपने तरीके से दर्द लिखते हैं पर मन से कोमल है। अंतिम दौर में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी कुछ एक मुक्तक के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को अलविदा कहेंगे। आप लोग भी सुनिए अंतिम मुक्तक उनकी ओर से। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती,
ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर, अंतिम कह रहा हूँ, ये हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, मतलब बेसिकली क्योंकि आप जिस तरीके से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीड़ फाड़ जरूर कर देते हैं, परंतु कवि विनीत चौहान हमारे बीच हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें हमारे बीच में रखी, देश का दर्द भी रखा और बहुत सारी बातें रखी, क्योंकि हम उन कविताओं के बीच में से व्याख्याएं जरूर निकाल सकते हैं, परंतु जो लिखने की लेखनी है उसका दर्द जरूर समझ सकते। धन्यवाद विनीत भाई, थैंक यू, बहुत बहुत।